नमस्कार प्यारे साथियों। पुनर्जागरण काल हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने साहित्य को पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पुनर्जागरण कालीन चित्रकला पढ़ेंगे, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प टॉपिक है ना। मज़ा आने वाला है इसमें। तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ और हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही होंगी और बढ़िया से आप जो हैं पढ़ रहे होंगे। पुनर्जागरण कालीन चित्रकला, ठीक है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला। तो ये हम देखने वाले हैं पुनर्जागरण कालीन चित्रकला। इसमें जो हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो ये पढ़ेंगे, पहले तो इसकी विशेषता देखेंगे और उसके बाद हम प्रमुख चित्रकार देखेंगे। और प्रमुख चित्रकारों में हम देख लेंगे कि उनका कार्य क्या क्या है, यानी कि उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, प्रमुख विशेषताएं। चित्रकला की जो प्रमुख विशेषताएं हैं विद्यार्थियों, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताओं में देखिए सॉरी, क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपका एक बेसिक कंसेप्ट अब तक क्लियर हो भी चुका होगा कि क्या विशेषताएं चित्रकला की रही होंगी। सीधी सी बात है, जो धार्मिक बंधन थे उनसे चित्रकला मुक्त हुई। धार्मिक बंधन कैसे कि मध्यकाल में जो चित्र बनाए जाते थे वो सिर्फ धर्म को केंद्र में रखते हुए ही बनाए जाते थे, लेकिन अब मानव को केंद्र में रखते हुए चित्र बनाए जाने लगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि इस काल की जो चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि धर्म के बंधन से चित्रकला मुक्त हो गई, है ना। जो ईश्वर को मध्य केंद्र में रखते हुए चित्र बनाए जाते थे, धर्म को केंद्र में रखते हुए चित्र बनाए जाते थे, वो अब नहीं बनाए जाने लगे। और अब केंद्र में क्या रखा जाने लगा? अब केंद्र में रखा जाने लगा मानव को, है ना, प्रकृति को, जिनको हम अपनी आँखों से देख रहे हैं उसको केंद्र में रखते हुए और सारी चीज़ें की जाने लगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विशेषता थी पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की, कि धार्मिक बंधन से मुक्ति मिलना सॉरी। दूसरा था कि मानव को केंद्र में रखते हुए चित्र बनाया जाना, सांसारिक चित्र बनाया जाना या भौतिकवादी चित्र बनाया जाना या प्रकृति चित्रण करना, ये इस काल की और प्रमुख विशेषता रही। ठीक है, आदर्शवादिता का खंडन किया गया, कल्पना को त्यागा गया, कल्पना के स्थान पर यथार्थवादी चित्र बनाए जाने लगे, आदर्शवादिता को हटा के और व्यावहारिकता को अपनाया गया, है ना। आदर्शवादिता क्या होता है, व्यावहारिकता क्या होता है? आदर्शवादिता मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में कि जैसे किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मान लेना कि वो हमारे आदर्श हैं, जैसे हमारे बड़े हमारे आदर्श थे, उनकी बातों को हम इसलिए मान लेते हैं कि हमारे बड़े मानते आए थे, है ना। जैसे मैं अक्सर मूर्ति पूजा का उदाहरण देता हूँ कि हम मूर्ति पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बड़े करते आए थे, है ना। और वरना हमें उस मूर्ति में, हमको खूब पता है कि उस मूर्ति को भी इंसान ने बनाया है और इंसान ही फिर उसी को जो है पूजने लग जाता है, बस गंगा में नहलाने से, और कह देते हैं कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई। जबकि एक इंसान की डेथ हो जाए तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा इससे नहीं हो पाती, जबकि वो इंसान का पूरा शरीर है ना, उसमें भी वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते और उसको तो मुर्दा समझ के जला देते हैं। और एक पत्थर को तराश कर और उसमें बस गंगा में नहलाया और कुछ जो है पता नहीं क्या कर करू के बोले इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, जबकि उसके बाद भी वो मूर्ति नहीं बोलती, पूरी जीवन नहीं बोलती, है ना। और फिर भी उसको पूजते हैं हम, क्यों? क्योंकि हमारे वो हमारा आइडियल हो गया, एक तरीके से ना आदर्श हो गया, क्योंकि हमारे बड़े भी पूजते आए थे इसलिए हम भी उसको पूज रहे हैं, है ना। किसी भी बात को इसलिए मान लेना कि वो परंपरागत रूप से चली आ रही है, ये होती है आदर्शात्म का उदाहरण। जैसे मैं आत्मा का भी अक्सर उदाहरण देता हूँ कि आत्मा के बारे में लगभग लगभग सब लोग ये कह देते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, न उसको कोई जला सकता है, न उसको कोई गला सकता है, न उसको पानी भिगो सकता है, न उसको जो है तलवार काट सकती है। ये सब कुछ हम कहते हैं लेकिन जानते नहीं है, कह रहे हैं बस, देखा किसी ने नहीं है आत्मा को कि ये आत्मा रूपी कोई वस्तु है
है ना, जानने वाले तो कोई बिरले होंगे, है ना। तो लेकिन कह सब देते हैं, क्यों? ये अवधारणा जो है ना, इसको कहते हैं आदर्शवादी अवधारणा। लेकिन ऐसी अवधारणा का यहाँ पर त्याग किया गया और व्यवहारिकतावादी अवधारणा, यानी कि व्यवहार में जो कुछ हो रहा है उसी को सत्य माना गया। और वास्तव में है तो व्यवहार में ही जो चीज है ना, वही सत्य है ना। सत्य का मतलब देखो, इसको सत्य संतों ने इसलिए नहीं कहा कि सत्य जो है ना कभी बदलता नहीं है, जबकि हमारा व्यवहार बदल जाता है समय के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सत्य, ये झूठा है ना। ये सत्य तो है, लेकिन क्षणिक सत्य है। शाश्वत सत्य जो होता है ना, वो कभी बदलता नहीं है ना। खैर चलिए, फिलोसफी नहीं पढ़ रहे हम। मैं इसकी प्रमुख विशेषताएं बता रहा हूँ चित्रकला की। तो इसमें क्या हुआ कि कल्पना और आदर्शवादिता के स्थान पर जो है यथार्थता आ गई थी, है ना। और यथार्थता व भौतिकवादिता आ गई थी चित्रकला में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा जो है तेल रंगों का प्रयोग किया गया, है ना। चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाना, चटक रंगों का, कैनवास का प्रयोग किया जाना, जिसकी वजह से चित्र जो है ज़्यादा तड़क भड़क वाले और एकदम चित्ताकर्षक बनाए जाने लगे, है ना। ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट हो और जो है लोगों की जो सोच है वो बदले। कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए जाने लगे, है ना, तड़क भड़क वाले। ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक विशेषताओं को भी यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ताकि आपको भविष्य में रिवीजन करने में ये फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। तो सॉरी, पहली विशेषता कि धार्मिक बंधन से चित्रकला मुक्त हुई, है ना। धार्मिक बंधन से चित्रकला मुक्त हुई, एक बात। नंबर दो हम यहाँ पे दे सकते हैं, जब देखो धार्मिक बंधन से मुक्त हुई है तो किस में बंधी है? भौतिकवादिता में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भौतिकवादी विषय वस्तु आधारित, विषय वस्तु आधारित चित्र बने, ठीक है। विषय वस्तु आधारित चित्र बने, भौतिकवादी विषय वस्तु, है ना। और इसके अलावा हम देखो भौतिकवादी बने हैं तो आध्यात्मिकता खत्म हुई है ना। यहाँ पे धार्मिक लिखा है, मैं आध्यात्मिकता भी लिख देता हूँ, चलो क्या पता। आध्यात्मिक व आदर्शात्मक, आध्यात्मिक व आदर्शात्मक अवधारणा त्याग दी गई, ठीक है। नंबर 4, आध्यात्मिक व आदर्शात्मक अवधारणा त्याग दी गई। और सॉरी, नंबर 4 पे हम दे सकते हैं कि जो कल्पना थी, कल्पना के आधार पर चित्र जो बनाए जाते थे उसका त्याग किया गया, है ना। कल्पना के स्थान पर, सॉरी, कल्पना के स्थान पर यथार्थवादी चित्र बनाए जाने लगे, है ना। यथार्थवादी चित्र जो है वो बनाए जाने लगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कल्पना के स्थान पर यथार्थवादी चित्र बनाए जाने लगे। 4 पॉइंट हो गए। इसके अलावा और जो है मानववादी चित्र बनाए जाने लगे ना, मानवता को केंद्र पर रखते हुए चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है। ये यथार्थवादी मानवतावादी होते हैं ना, मानवतावादी चित्र बनाए जाने लगे, ठीक है। मानवतावादी चित्र जो है वो बनाए जाने लगे, ठीक है। इसके अलावा तेल रंगों का प्रयोग किया गया, है ना। तेल रंग, कैनवास, है ना। ये चित्रकारी जानते हैं भाई इनके बारे में। तेल रंग है, कैनवास है, चटकीले रंग, चटकीले रंगों का प्रयोग, चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है, किया जाने लगा, जिसके कारण
जिसके कारण चित्रों में तड़क भड़क आ गई सॉरी, जिसके कारण चित्रों में तड़क भड़क आ गई तथा चित्र चित्ताकर्षक बने। ठीक है, चित्रों में तड़क भड़क आ गई और चित्र जो थे वो चित्ताकर्षक बने। तो ये सारी चीजें थी, है ना, प्रमुख प्रमुख विशेषताओं की मैंने बात की। और सारी विशेषताएं तो जो चित्रकला जो हमारे पुनर्जागरण की थी वो सारी विशेषताएं इसकी भी थी। ठीक है, अब आप यदि पुनर्जागरण की विशेषताओं को पढ़ोगे ना, तो जैसे साहित्य की विशेषताएं मैंने इतनी लिखाई, इतनी यहाँ पे चित्रकला की लिखाई है ना, तो इतनी ऐसे ही हम मतलब स्थापत्य कला की लिखेंगे, ऐसे ही हम संगीत की लिखेंगे, तो बहुत सारी विशेषताएं पुनर्जागरण की आपके पास हो जाएंगी। एकदम 50-60 विशेषताएं पुनर्जागरण की आप कर लोगे ऐसे करते करते, है ना, क्योंकि हर क्षेत्र में हम 8-10 विशेषताएं लिखेंगे। तो जितने भी क्षेत्र पढ़ेंगे, जैसे विज्ञान है और चित्रकला है, मूर्तिकला है, साहित्य है ना, संगीत है, स्थापत्य है, बहुत सारी कलाएं हैं, तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे तो ढेर सारी विशेषताएं पुनर्जागरण की हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों प्रमुख विशेषताओं की मैंने बात की। अब मैं जो है प्रमुख चित्रकारों की बात कर लेता हूँ। सॉरी, प्रमुख चित्रकारों की मैं जो है बात कर लेता हूँ, क्योंकि चित्रकारों ने कमाल किया। इस समय के जो चित्रकार थे, जियटो का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। जियटो को पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक माना जाता है ना। जियटो ने जो है प्रकृतिवाद का और पहली बार काम आरंभ किया, प्रकृति चित्रण उसने पहली बार किया, इसलिए उसको प्रकृतिवाद का जो है आविष्कर्ता भी कहा जाता है जियटो को, है ना। और पुनर्जागरण कालीन जो चित्रकला थी उसका जनक भी जियटो को माना जाता है ना। उसने गजब के चित्र बनाए, प्रकृति चित्रण उन्होंने किया। 14वीं सदी के वो विद्वान थे जियटो, और उन्होंने चिड़िया को उपदेश देते हुए एक संत का चित्र बनाया, उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया, है ना। अब आप सोचिए, उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया जाना, चिड़िया को उपदेश देते हुए एक संत का चित्र बनाया, है ना। बिट्रेयल का चित्र उन्होंने बनाया। तो ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे, गजब के चित्र उन्होंने जो है बनाए थे। इसके अलावा जो फ्लोरेंस का जो चर्च है उसके गेट पर भी इन्होंने चित्रण किया था, है ना। वो भी काफ़ी गजब का चित्रण था, और गोल्डन गेट के ऊपर चित्रण किया था। तो जियटो की जो चित्रकारिता है वहाँ से भी सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रमुख चित्रकार में 1 नंबर पे जियटो। ठीक है, प्रमुख चित्रकार। ठीक है, प्रमुख चित्रकार में सबसे पहले मैं नाम रख रहा हूँ जियटो। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जियटो। ठीक है, जियटो को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, एक तो इनको जो है पुनर्जागरणकालीन चित्रकला का जनक कहा जाता है ना। सॉरी, क्या कहेंगे हम इनको, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक जो है इनको माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक इनको माना जाता है। और एक प्रकृतिवाद का आविष्कर्ता, है ना, प्रकृतिवाद का आविष्कर्ता भी इनको माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार प्रकृति का जो चित्रण था वो इन्होंने किया था, है ना। पहली बार जो है प्रकृति का चित्रण इन्होंने किया था, और ये कब हुए थे, 14वीं जो है सदी में ये हुए थे। ठीक है, 14वीं 14वीं सदी के विद्वान थे
और गजब के जो है इन्होंने चित्र बनाए थे। ठीक है, तो देखो प्रमुख प्रमुख चित्रों की मैं बात करूं, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्रों में यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, जैसे उड़ती हुई मक्खी, उड़ती हुई मक्खी, मक्खी, मक्खी गलत लिखा है मैंने, पहले शायद आधा क आएगा। उड़ती हुई मक्खी का चित्र, ठीक है, उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया। नंबर 2, चिड़िया को उपदेश देते हुए संत का चित्र बनाया। चिड़िया को उपदेश देते हुए संत का चित्र बनाया। ठीक है, चिड़िया को उपदेश देते हुए संत का चित्र बनाया। इसके अलावा इन्होंने जो सॉरी चित्र बनाए थे वो एक मैं यहाँ पे लिख दूँ, बिट्रेयल का चित्र बनाया है ना, बिट्रेयल का चित्र बनाया। ठीक है, और फ्लोरेंस के गोल्डन गेट, फ्लोरेंस के का जो चर्च है उसके गोल्डन गेट के ऊपर भी इन्होंने जो है चित्रकारी की थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा तीसरे ना, ये तीसरा इनका चित्र हो गया। ठीक है, तीसरा चित्र ये हो गया। चौथा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लोरेंस के चर्च के गोल्डन गेट पर चित्रण। ठीक है, फ्लोरेंस के गोल्डन गेट पर चित्रण। ये नीचे कट रहा हो तो मैंने बोला है, उसके आधार पे आप लिख लेना। ठीक है, फ्लोरेंस के जो गोल्डन गेट था उसके ऊपर जो चित्रण किया था वो जिएटो ने किया था और बड़ा ही महत्वपूर्ण चित्रण था। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख प्रमुख चित्र थे ना, उड़ती हुई मक्खी का चित्र हो गया, चिड़िया को उपदेश देते हुए संत का चित्र है ना, और हाँ एक निर्दोष की हत्या का चित्रण भी इन्होंने किया था, है ना। आप देखो मनुष्य को केंद्र में रखते हुए या जो है प्रकृति को केंद्र में रखते हुए ये इनका चित्रण चल रहा है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आगे, जैसे 1 2 3 ये 4 है ना, ये 5वां मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, निर्दोष की हत्या का चित्र है ना, निर्दोष की हत्या का चित्र। ठीक है, निर्दोष की हत्या का चित्र भी जो है इन्होंने बनाया था, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये जिएटो के प्रमुख जो चित्र थे उसकी मैंने यहाँ पे बात की, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और पांचों जो चित्र हैं सॉरी जिएटो के, उनको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, क्या पता कौन सा आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब मैं अगले एक महान चित्रकार की बात करता हूँ जिनका नाम मतलब पूरे संसार में और महान विद्वानों में शामिल है। बड़े कमाल के व्यक्ति थे, इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, डॉक्टर भी थे, चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, मतलब ऐसी कोई संगीतकार भी थे, ऐसी कोई कला नहीं छोड़ी जो उनको नहीं आती हो, है ना। मतलब गजब के आदमी थे। लियोनार्डो दा विंची उनका नाम है, जिनकी द्वारा बनाई गई जो कृति है मोनालिसा, वो आज भी संसार का सबसे बेस्ट चित्र माना जाता है, संसार की सबसे बेस्ट पेंटिंग मानी जाती है ना, मोनालिसा। पढ़ते हैं ऐसे महान विद्वान लियोनार्डो दा विंची के बारे में, और हम देखो कितने खुश नसीब हैं कि इतने विद्वान व्यक्ति को जो है पढ़ने और पढ़ाने का मौका हमें मिल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। चलिए आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ और लियोनार्डो दा विंची को हम पढ़ते हैं। प्रमुख विशेषताएं तो हो ही गई है, प्रमुख चित्रकार हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने जिएटो को देख लिया है और हम बाकी आगे देख रहे हैं, एक एक करके सभी को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, कैसी लग रही है क्लास ये भी आप मुझे बताएं। ठीक है,
आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की। ठीक है, नंबर 2 पे मैं यहाँ पे लिखूंगा लियो नार्डो दा विंची। विंची इनका उपनाम था एक तरीके से, मतलब इनका जो गांव था, जिस गांव में इनका जन्म हुआ था, वो गांव का नाम था विंची। ठीक है, तो उस गांव के नाम पर ही ये विंची के नाम से प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, जैसे राफेल जो है, उर्बिनो राफेल, वो इटली के उर्बिनो नगर में जन्मे थे, इसलिए उनको उर्बिनो राफेल कहा जाता है। ऐसे ही ये विंची गांव में जन्मे थे, इसलिए इनको लियोनार्डो द विंची कहा जाता है। ठीक है, और नाजिर एवं एक किसान कन्या की अवैध संतान के रूप में इनका जन्म हुआ था। अवैध संतान थे, लेकिन काम सारे वैध किए। बड़े कमाल के कार्य इन्होंने किए थे, है ना। कभी मौका मिलेगा तो लियोनार्डो दा विंची के ऊपर 1-2 घंटे की लगातार क्लास लेंगे, बड़ा मज़ा आएगा इनको पढ़कर, और जीवन में ऐसा लगे आपको कि कुछ नहीं है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो इनको पढ़ लेना, फिर मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। जीवन का चाहे कोई सा भी पड़ाव हो, उम्र का कोई सा भी पड़ाव हो, आप इनको पढ़ लेना, आपके अंदर फिर ताकत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये लोग इतने महान थे कि इनके अंदर जो बचपना रहता था, वो इनके अंत तक बचपना रहता था। बुढ़े हो गए, लेकिन मतलब शरीर से बुढ़े हो गए, लेकिन मन आज भी इनका जो था, मतलब अंत तक भी ये जवान थे, है ना। मतलब जो सीखने का जो जज्बा होता है, वो अधिकतर स्टूडेंटों के मतलब हमारी जो लाइफ होती है, मतलब करीब 15 साल से और 30 साल के बीच की, उसी में विद्यार्थी जो है अपने जीवन में स्ट्रगल करता है और कहीं न कहीं सेट हो ही जाता है ना। और 30 के बाद की जो उम्र होती है ना, वो लगभग एक ही कार्य को करने में इंसान की कटती है। लगभग 90% लोग इसी थ्योरी पे काम करते हैं ना। जैसे किसी की नौकरी लग गई, तो बस वो किताबों को उठा के साइड में रख देते हैं लोग, और बस हमको बस वही नौकरी करनी है ना। या फिर और भी आगे बढ़ना है, तो भी वो एक निश्चित दिशा में, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई टीचर बन गया, तो फिर वो टीचर ही बनेगा, या मुश्किल से प्रशासनिक सेवा की तैयारी करेगा। ठीक है, तो इंसान का काम लगभग फिक्स हो जाता है 30 साल की उम्र आते आते, 90%ों का। लेकिन ये ऐसे लोग थे, इनकी जब, जैसे मैं एंजेलो मर्केल की बात करूं, जब 90 साल की उम्र हो गई थी, तब भी वो पेंटिंग बना रहे थे। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में ये माना जाता है कि जब वो 50 साल के हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पेंटिंग बनाना सीखा था। आप सोचिए, 90 साल की उम्र हो जा सॉरी 50 साल की उम्र हो जाने के बाद वो किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, पेंटिंग बनाना सीख रहे हैं। एक ऐसे काम की शुरुआत जो आपको बहुत अधिक पैसा नहीं दे सकता, या जिसका कोई निश्चित फील्ड नहीं है कि आप प्रसिद्ध होंगे नहीं होंगे, आपको कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का समय, वर्तमान के समय में तो आप फिर भी 50 साल की उम्र में भी चित्र बनाना शुरू करें, तो आपको ढेर सारा पैसा मिल सकता है। आज आपके पास बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे आके और आप अपनी कला को दिखा सकते हैं। देखने वाले एकदम हज़ारों क्या लाखों करोड़ों हैं। लेकिन उस ज़माने में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने अपनी कला को विकसित किया। कितनी बड़ी बात होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर चलिए, मैं लियोनार्डो दा विंची की बात कर रहा था। नाजिर वह एक किसान कन्या के अवैध संतान के रूप में जन्मे, और वेरा कक्यो नाम से एक इनके गुरु थे, उनसे इन्होंने करीब 15 साल की एज में ये चित्रकला सीखते हैं। ठीक है, और आने वाले 10-11 साल में इन्होंने चित्रकारिता में इतनी महारत हासिल की कि अपने गुरु को भी लज्जित कर दिया। अपने गुरु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे जब इनके हाथ से बनी पेंटिंग देखते थे, वो भी उस जमाने में। ठीक है, तो चलिए हम इनकी बात करते हैं। इनको जो है परीक्षण का अनुयायी भी कहा जाता है ना। परीक्षण का अनुयायी क्यों? क्योंकि ये परीक्षण करते थे, है ना। प्रयोग करने पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। ये चित्रों को बनाने के लिए रोड पे नए नए चेहरों की तलाश में रहते थे, और लोग ये कहते हैं कि ये पागलों की तरह इंसान के पीछे भटकते रहते थे, एक अच्छे चेहरे की तलाश में भटकते रहते थे। देखते थे कि
कौन सा चेहरा है जो मैं उसको बेस्ट बना सकता हूँ, है ना। तो मतलब सुंदर युवक युवतियों की तलाश में, अच्छे चेहरों की तलाश में रोड पर भटकते थे। कई बार तो मानव शरीर की मांसपेशियों को पेंटिंग में बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए ये क्या करते थे, ये चले जाते थे जहाँ पे मुर्दा खाना जो होता है ना उसमें, और मुर्दे जो पड़े रहते थे वहाँ जाकर और उन मुर्दों की चीर फाड़ करते थे ये, है ना। और चीर फाड़ करके और ये जानने का प्रयास करते थे कि इनमें नसें किधर किधर से और कैसे कैसे जा रही हैं, है ना, ताकि चित्रों में उन नसों को ऐसे कैसे दर्शा सकें। बताइए, इसलिए इनको जो है परीक्षण का अनुयायी कहा जाता है। और तो और मोनालिसा का जो इन्होंने चित्र बनाया उसके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो है एक घोड़े के चित्र, घोड़े का जो मुख होता है उसका भी परीक्षण किया था, है ना। मतलब घोड़े की हंसी को भी उसमें जो है देखा था कि घोड़ा जब हंसता है तो उसका चेहरा कैसे होता है ना। और मतलब इस प्रकार से इन्होंने जो है काफ़ी सारा परीक्षण किया, इसलिए इनको परीक्षण का अनुयायी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो बुद्धिमत्ता जो है वो अनुभव की पुत्री होती है ना। बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री होती है, आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको अनुभव आता जाएगा और वो अनुभव आपकी बुद्धिमत्ता को जन्म देगा, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, तो मैं ये दो बात इनमें लिखना चाहूँगा। एक तो हम लिखेंगे कि नाजिर वे एक किसान कन्या, किसान कन्या की अवैध संतान थे, कि अवैध संतान थे। ठीक है, नाजिर वे किसान कन्या के अवैध संतान थे, विंची नामक गांव में जन्मे थे, है ना। विंची नामक गांव में जन्मे। ठीक है, और परीक्षण का अनुयायी इनको कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, है ना। परीक्षण का अनुयायी इनको कहा जाता है, परीक्षण का अनुयायी इनको कहा जाता है। ठीक है, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री होती है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री होती है, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री होती है, यह बात इन्होंने कही थी विंची साहब ने। बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है ना। और ये ये कलाकार थे, है ना, कलाकार, वैज्ञानिक, है ना, इंजीनियर भी थे, इंजीनियर, मूर्तिकार, चित्रकार, है ना, कवि, गणितज्ञ, इतनी सारी विशेषताएं इनके अंदर थी, गणितज्ञ आदि थे, है ना। ये कलाकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे, मूर्तिकार, चित्रकार सॉरी, संगीतकार में भी आप इनका नाम डाल सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे कभी मेंस आए और उसमें आपको ऐसा लगे कि यार मतलब कोई पूछा जाए कि 4 पुनर्जागरणकालीन संगीतकारों के नाम लिखिए, और उसमें मान लो आपको कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप जो है विंची साहब का नाम डाल सकते हैं, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। अब मैं इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करूं, है ना, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। ठीक है, प्रमुख रचनाओं में जो आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वो मैं लिखना चाहूँगा, अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। वो रचना है मोनालिसा, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है मोना, बाप रे बाप, मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा। ठीक है, मोनालिसा जो है विद्यार्थियों,
शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ वो होता है कौतुकमयी, है ना, कौतुकमयी। कौतुकमयी इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान रखना है, कौतुकमयी इसका जो है शाब्दिक अर्थ है मोनालिसा का। और कहा यह जाता है कि कई विद्वान तो ये कहते हैं कि मोनालिसा का जो चित्र है वो विंची का स्वयं का चित्र है ना। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्वयं का ही चित्र इन्होंने मोनालिसा के रूप में बनाया था, है ना। और कुछ लोग इसको जो है अलग अलग तरीके से मानते हैं, लेकिन जो सामान्यतः जो मत चलता है, सर्वमान्य मत जो चलता है वो ये है कि लिया डेल घेरार्डिनी नामक कोई महिला थी, उसका चित्रण जो है वो मोनालिसा कहलाता है, ठीक है, लिया डेल घेरार्डिनी, ठीक है। तो यह जो चित्र था किसका चित्र था? लिया डेल घेरार्डिनी, लिया डेल घेरार्डिनी नामक महिला का चित्रण, महिला का चित्र, ठीक है, लिया डेल घेरार्डिनी नामक महिला का चित्र ये बनाया था। और यह जो महिला थी, यह महिला लाजियो कोंडा की पत्नी थी, ठीक है सॉरी, यह महिला लाजियो कोंडा की पत्नी थी, ठीक है, लाजियो कोंडा की पत्नी थी, ठीक है। और इस पेंटिंग की विशेषता क्या है कि जो मुस्कान है ना, मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान, मुस्कान रहस्यमयी है, ठीक है, मुस्कान रहस्यमयी है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और आज तक की सबसे महंगी व रहस्यमयी पेंटिंग इसको माना जाता है, इसको माना जाता है, ठीक है, आज तक की सबसे रहस्यमयी और महंगी पेंटिंग माना जाता है। और लूब्रे प्रासाद में या लूब्रे संग्रहालय जो है, लूब्रे का संग्रहालय में ये अभी रखी हुई है ना, लूब्रे संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है, लूब्रे संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। इसको बनाने के लिए घोड़े की लीद का प्रयोग किया गया था, घोड़े के चेहरे का भी परीक्षण जो है बनाने में किया गया था। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इसको बनाने के लिए घोड़े के चेहरे का परीक्षण विंची ने किया था, विंची ने किया था, है ना। और इसमें कई रंगों का भी प्रयोग किया गया था, तेल का भी प्रयोग किया गया था। और एक लकड़ी पर यह पेंटिंग बनाई गई थी, है ना, ये ध्यान में रखना कि यह पेंटिंग लकड़ी पर बनाई गई थी, है ना, यह पेंटिंग लकड़ी पर बनाई गई थी, ठीक है, यह पेंटिंग जो थी लकड़ी पर बनाई गई थी, है ना। और घोड़े की लीद या गधे की लीद का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने के लिए, है ना, ये भी ध्यान रखना। मतलब क्या उस जमाने में, मतलब कितना दिमाग इन्होंने लगाया होगा इसको बनाने के लिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये मोनालिसा हो गई। इसके अलावा अन्य और जो चित्र हैं लियोनार्डो दा विंची के, उसमें लास्ट सपर भी इनका एक अच्छा चित्र है, लास्ट सपर में जो है अंतिम भोज, वो ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं, उसका चित्र है ना, उसका चित्र इसमें मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वर्जिन ऑफ रॉक्स, है ना, सुंदरी पहाड़ी का चित्र इन्होंने बनाया, वर्जिन ऑफ सेंट एने, ये दो चित्र भी इन्होंने बनाए थे। तो उनको मैं, इनके प्रमुख चित्रों को यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है।
जैसे इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी विद्यार्थी, कॉल बज रहा है, एक सेकेंड। हाँ चलिए, बाद में बात करेंगे, साइड में रखते हैं अभी, ठीक है। इनके अन्य प्रमुख चित्रों में देखो, मोनालिसा के प्रमुख चित्रों में हम यहाँ पे आए तो एक है लास्ट सपर, है ना, लास्ट सपर, अंतिम भोज, है ना, अंतिम भोज, ठीक है। ये इसमें ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ है ना, ईसा अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के साथ दिखाए गए हैं, ठीक है, दिखाए गए हैं, ये है इसमें, है ना, लास्ट सपर हो गया। इसके अलावा जो है वर्जिन ऑफ रॉक्स और वर्जिन ऑफ सेंट एने, है ना, वर्जिन ऑफ सेंट वर्जिन ऑफ सेंट एने, ठीक है, वर्जिन ऑफ सेंट एने, ये इनकी जो हैं प्रमुख चित्र हैं। एक पुस्तक और लिखी थी इन्होंने, पुस्तक का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें इन्होंने चित्रकारिता के चित्रकला के जो नियम होते हैं ना, वो बताए थे, है ना। पुस्तक का नाम ट्रीटाइज नाम से है, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, है ना, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग है, जिसमें इन्होंने जो है चित्रकला के नियम बताए थे। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इनकी पुस्तक का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी, पुस्तक का नाम क्या है, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, है ना, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। ये इसमें क्या मिलते हैं, चित्रकला के नियम मिलते हैं, ठीक है, चित्रकला के नियम मिलते हैं, ठीक है, चित्रकला के नियम वो मिलते हैं, ये यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हाँ, इनके गुरु का नाम हमने नहीं लिखा, इनके गुरु का नाम वेराकक्यो था, है ना, इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, गुरु, गुरु कौन थे, गुरु थे वेराकक्यो, वेराकक्यो, ठीक है, वेराकक्यो इनके गुरु का नाम था, ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है वेराकक्यो इनके गुरु के नाम को, ठीक है। तो ये था प्यारे साथियों दूसरे हमारे चित्रकार लियोनार्डो दा विंची, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। इतना मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर कंटेंट में उलझ जाओगे, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से तैयार करो। अब मैं अगले चित्रकार की ओर आता हूँ, और वो चित्रकार का नाम है एंजेलो मर्केल, बड़े महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। दो चित्रकार हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा चित्रकार हम पढ़ेंगे एंजेलो मर्केल को। तो चलिए प्यारे साथियों, कैसी लग रही है क्लास, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, आप बताते नहीं हो भाई, क्या कारण है आप लोगों का, आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है फ्री में पढ़कर या पैसे लेकर पढ़ाया जाए, बताइए कैसे आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं तीसरे नंबर पे सॉरी बात करने वाला हूँ माइकल एंजेलो, है ना, माइकल या माइकेल एंजेलो, या एंजेल भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है, एंजेल, ठीक है, ये नाम मिल सकता है, ठीक है। बड़े शानदार व्यक्ति थे, चित्रकार, मूर्तिकार और गजब के साहित्यकार, ये सब ये थे, ठीक है। चलिए, बज रहा है किसी का कॉल, चलो बजने दो, हाँ क्लास खत्म होने के बाद ही बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, माइकल एंजेलो ये भी बड़े गजब के व्यक्ति थे, और इन्होंने भी शानदार जो है अपनी चित्रकारी की, जिसमें
लास्ट जजमेंट, फॉल ऑफ मैन, है ना, गॉड डिवाइडिंग द अर्थ, ऐसी पुस्तक इन्होंने लिखी, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, है ना, ऐसी जो है पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और भी जैसे द डेल्यूज इन्होंने लिखी। और दिलचस्प बात ये थी कि ये जिन रंगों का प्रयोग करते थे वो प्राकृतिक रंग थे, है ना, प्रकृति के रंगों का ही ये प्रयोग करते थे। उत्तरी इटली से ये रंगों को लाते थे, उत्तरी इटली की खानों से, और उनसे रंग बनाकर, और मतलब उत्तरी इटली की खानों से जो खनिज प्राप्त करते थे, वहाँ उन खनिजों से ये रंग बनाते थे, है ना, ताकि वो रंग भविष्य में फीके ना पड़े, है ना। सॉरी विद्यार्थियों, लगातार परेशानी हो रही है, पता नहीं, खैर जो भी है, ठीक है। तो इसके अलावा और जो इनकी विशेषता थी, इसके अलावा ये लाजवर्द नामक खनिज का भी प्रयोग करते थे। और लाजवर्द खनिज को ये लाते थे कहाँ से, ये लेके जाते थे, क्या नाम से, अफगानिस्तान से लेके जाते थे, ध्यान रखना, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी एंजेलो मर्केल की चित्रकारी, एंजेलो मर्केल की चित्रकारिता में, ठीक है। तो मैं इसमें लिखना चाहूँगा कि क्या लिखेंगे, अपने चित्रकारी में, या अपनी चित्रकारी में इन्होंने इन्होंने जिन खनिज रंगों का प्रयोग किया, खनिज रंगों का प्रयोग किया, वो उत्तरी इटली, है ना, उत्तरी इटली की खानों से प्राप्त करते थे, उत्तरी इटली की खानों से प्राप्त करते थे, ठीक है, उत्तरी इटली की खानों से प्राप्त करते थे, पहली बात। दूसरी, ये लाजवर्द मणि का भी प्रयोग करते थे, है ना, लाजवर्द लाजवर्द नामक खनिज, है ना, लाजवर्द नामक खनिज चित्र बनाने हेतु लाजवर्द खनिज चित्र बनाने हेतु अफगानिस्तान से लेकर जाते थे, है ना, अफगानिस्तान से लेकर जाते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, लाजवर्द नामक एक खनिज से ये चित्र बनाते थे और उसको अफगानिस्तान से लेकर जाते थे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा अब इन्होंने एक बात कही थी कि चित्र जो है वो हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, है ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी और गजब की बात थी, ठीक है। चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, ठीक है। चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, ये एंजेल ने कहा था, है ना, एंजेल ने कहा था। ये बात भी कई बार पूछ ली जाती है कि किस विद्वान ने कहा था कि चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इनकी जो इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनकी मैं बात यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। प्रमुख चित्र जो हैं उसमें प्रमुख चित्रों में देखो, लास्ट जजमेंट, है ना, लास्ट जजमेंट, है ना, यानी कि अंतिम न्याय या अंतिम निर्णय, ठीक है, अंतिम न्याय या अंतिम निर्णय। इसमें क्या है कि ये ईसा को दिखाया गया है अपने शिष्यों के साथ, है ना, ईसा को
अपने शिष्यों के साथ दिखाया गया है ना, शिष्यों के साथ दिखाया गया है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जो है शिष्यों के साथ दिखाया गया है, और एक शिष्य अ, एक शिष्य जो है ना वो बड़ी मतलब अपराधी है वो, है ना, इसलिए वो बड़े शोक में दिखाया गया है, चिंता में दिखाया गया है, जबकि ईसा के चेहरे पर शांति का भाव इसमें नजर आता है। वैसे इतना कुछ पूछेंगे नहीं, एक शिष्य को अ, जो अपराधी है ना, जो अपराधी है, जो अपराधी है, एक शिष्य को मैं क्या कहूँ, मतलब एक निराश भावना लिए हुए दिखाया गया है ना, मतलब निराश दिखाया गया है, निराश दिखाया गया है, ठीक है। इस प्रकार की पेंटिंग इसमें की गई है। लास्ट सेगमेंट एक, नंबर दो, फॉल ऑफ मैन, है ना, या फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, एक ये चित्र बनाया इनकी, मानव का पतन, है ना, मानव का पतन, ठीक है, एक ये चित्र बनाया। इसके अलावा इन्होंने द डेल्यूज बनाया, द डेल्यूज, है ना, नंबर चार, डेल्यूज के अलावा गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, है ना, गॉड क्रिएटिंग, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, ठीक है, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, ये इस प्रकार के चित्र इन्होंने जो है बनाए थे। इसके अलावा और भी मिलते हैं, जैसे हमको एक दो चित्र इनको और मिलते हैं। एक तो इनको जो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी कहा जाता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी इनको कहा जाता है। और जैक एक है ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है, ही वाज मास्टर ऑफ ऑल भी इनको कहा जाता है ना, ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, ही वाज, ये इनकी कृतियां है ना, ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है, ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और भी इनकी एक दो रचनाएं हैं, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रही हैं। ही वाज मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, अच्छा जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो लिखा नहीं ना आपने, हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैक ऑफ ऑल ट्रेड, है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, ठीक है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड। और भी है इनकी रचना, भी मेरे जहन में आ नहीं रही है, ठीक है, आपको जहां से भी इनकी रचना मिले आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, है ना, गॉड डिवाइडिंग द रेंज, है ना, गॉड डिवाइडिंग द रेंज, हाँ, सातवें नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गॉड डिवाइडिंग, गॉड डिवाइडिंग द रेंज, ठीक है, इस प्रकार से है ना। और भी इनके करीब 145 के समथिंग चित्र माने जाते हैं ना, 145 समथिंग चित्र माने जाते हैं इनके, ठीक है। और भी 145 तो खैर क्या, बहुत सारे चित्र इन्होंने बनाए, इनकी पूरी जिंदगी खपा दी। 90 साल की उम्र में जब ये पेंटिंग बना रहे थे, जब इनकी डेथ हुई थी, है ना, मतलब सोचिए आप 90 साल की उम्र में पेंटिंग बना रहे थे, और इन्होंने शादी नहीं की थी, ये आजीवन कुंवारे ही रहे थे। इनसे जब कहा गया इनके मित्रों के द्वारा कि आप शादी कर लीजिए, तो इन्होंने ये कहा था कि कला जो है, कला ही मेरी दुल्हन है, और उसी के कारण मैं इतना दर्द झेल रहा हूँ। यदि दूसरी दुल्हन होगी तो आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था, है ना। तो इन्होंने शादी नहीं की थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो माइकल एंजेलो को हमने पढ़ा, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब हम आगे की बात करते हैं, अगले चित्रकार की बात करते हैं, ठीक है। तीन चित्रकार हमने पढ़े, चौथा चित्रकार हम पढ़ते हैं अब। राफेल का नाम बहुत बड़ा नाम है राफेल का, ठीक है, जिन्होंने जो है वात्सल्य पे, मातृत्व प्रेम पे लिखा है उन्होंने, है ना,
सिस्टाइन, मैडोना और इस प्रकार के जो है चित्र उन्होंने बनाए थे, गजब के चित्र बनाए थे। ठीक है, राफेल का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं उर्बिनो राफेल, चौथे नंबर पे उर्बिनो राफेल। ठीक है, उर्बिनो राफेल, ये उर्बिनो इटली का एक नगर है ना, इटली का एक नगर, उर्बिनो इटली, इटली का एक नगर है जहाँ पे इसका जन्म हुआ था, इसलिए जो है इनको उर्बिनो राफेल कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो इनका जो क्षेत्र था चित्र बनाने का, वो मातृत्व मातृत्व व वात्सल्य प्रेम पे था, है ना, वात्सल्य प्रेम पर आधारित, पर आधारित चित्र बनाए। ठीक है, पर आधारित चित्र बनाए थे। ठीक है, मातृत्व व वात्सल्य प्रेम पर आधारित चित्र इन्होंने बनाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनकी प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्रों की मैं बात कर लूं, प्रमुख चित्र, तो इनके प्रमुख चित्रों में देखो, सिस्टाइन मैडोना इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, सिस्टाइन मैडोना। ठीक है, सिस्टाइन मैडोना इनका प्रसिद्ध चित्र है। दूसरे नंबर पे एथेंस का स्कूल, है ना, स्कूल ऑफ एथेंस इनका जो है प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, एथेंस का स्कूल, एथेंस का स्कूल, है ना, स्कूल ऑफ एथेंस भी जो है आपको मिल सकता है, स्कूल ऑफ एथेंस। ठीक है, इसके अलावा द मैरिज ऑफ वर्जिन, है ना, द मैरिज ऑफ वर्जिन। ठीक है, द मैरिज ऑफ वर्जिन, ये भी इनका जो है प्रसिद्ध चित्र है। तो सिस्टाइन मैडोना, एथेंस का स्कूल, द मैरिज ऑफ वर्जिन। ठीक है, और द द डिस्प्यूटा ग्रंथ, है ना, और पॉप लियो 10 विद कार्डिनल, ये भी इन्होंने बनाया था। चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पॉप पॉप लियो 10 विद कार्डिनल, है ना, कार्डिनल के साथ में पॉप लियो 10 का जो चित्र था वो बनाया था। और द डिस्प्यूटा, द डिस्प्यूटा ग्रंथ, ये ग्रंथ था, है ना, द डिस्प्यूटा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख प्रमुख कृतियां थी उर्बिनो राफेल की, जो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, बड़ा महत्वपूर्ण नाम है उर्बिनो राफेल का। ठीक है, डिस्प्यूटा ग्रंथ में इन्होंने जो है स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी के जो चर्च थे उनकी उनके बारे में वर्णन किया है ना, ये ध्यान रखना। स्वर्ग और पृथ्वी मतलब कल्पना की है ऐसे ही, है ना, स्वर्ग वर्ग कुछ नहीं है, स्वर्ग वह पृथ्वी के चर्च की कल्पना की। ठीक है, स्वर्ग व पृथ्वी के चर्च की कल्पना की, ये चीज हमको मिलती है इस ग्रंथ में। ठीक है, तो ये उर्बिनो राफेल हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य चित्रकार और हैं जिसमें बहुत बड़े नाम नहीं है, है ना, जिसमें जैसे एक टिंटोरेंटो का नाम मिलता है, जिन्होंने पैराडाइज लिखा। फ्रेंच हॉल्स ने जो है फ्रेंच हॉल्स का नाम मिलता है, जिन्होंने फ्रेंच हॉल्स ने बनाया था, फ्रेंच हॉल्स लाफिंग कैवेलरी का चित्र बनाया था ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अन्य चित्रकार, है ना, अन्य चित्रकार। ठीक है, अन्य चित्रकार में जैसे फ्रेंच हॉल्स का नाम मैं लेना चाहूंगा, फ्रेंच हॉल्स। ठीक है, इन्होंने लाफिंग कैवेलरी का चित्र बनाया था, लाफिंग कैवेलरी का। ठीक है, लाफिंग कैवेलरी का। टिंटोरेंटो,
टिंटो रेंटो, ठीक है, टिंटो रेंटो ने बनाया था पैराडाइज का, ठीक है, पैराडाइज, ठीक है, टिंटो रेंटो ने जो है पैराडाइज का चित्र बनाया, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है मसाशियो का, बहुत बड़ा नाम है, पहला मानवतावादी चित्रकार जो है, सॉरी, पुनर्जागरण काल का पहला यथार्थ मानववादी विचारक उनको माना जाता है, मसाशियो को, जिन्होंने जो है जैसे हम आगे पीछे और ऊपर नीचे नहीं दर्शाते क्या, जैसे छोटा बड़ा दर्शा रहे हैं चित्र में, है ना, जैसे चित्र तो इतना सा ही होता है, लेकिन उसमें भी हम देखने पर ऐसा लग जाता है कि ये व्यक्ति तो बहुत विशाल है ना। जैसे हम टीवी में देखते हैं, जब हम रामायण देखते हैं ना, तो रामायण में कुंभकर्ण को इतना विशाल दर्शाया जाता है, बहुत तगड़ा, है ना, जबकि टीवी की तो स्क्रीन उतनी ही रहती है ना, उतनी ही स्क्रीन पर हमको अन्य व्यक्ति भी दिखा दिए जाते हैं ना। जैसे दूसरी कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो उसमें हमको उतनी स्क्रीन में एक ऐसा व्यक्ति भी दिखा दिया जाता है जो हमको देखने पर ऐसा लगता है कि वो 5-6 फीट का होगा, लेकिन कुंभकर्ण को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि ऐसा लगता है कि वो कोई 100-150 फीट का व्यक्ति होगा, है ना। तो ये जो कला है, इस कला को डेवलप किया था मसाशियो ने, और धन्य नाम से उसको जाना जाता था। आरंभ में मसाशियो को कोई तवज्जो नहीं देता था, लेकिन मसाशियो की जब मृत्यु हुई तो उसके चित्रों को देखा और तब जाके पता चला कि इनके चित्रों की क्या विशेषता है ना। तो ये ध्यान रखना, मसाशियो का नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, अन्य चित्रकार में मसाशियो, ठीक है, मसाशियो, ठीक है। धन्य नाम से लिखते थे, नाम से चित्र बनाते थे, है ना, चित्र बनाते थे, ठीक है, मतलब धन्य उपनाम था इनका। जैसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो निराला नाम से अपनी कविताएं रचते हैं, है ना, ऐसे ही ये धन्य नाम से लिखते थे। एक नाम, तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है। एक जो है आगे, जैसे कोई चीज आगे है, कोई पीछे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, ठीक है, छोटा बड़ा आदि दर्शाने की कला का विकास किया, ठीक है। और इनको जो है पुनर्जागरण काल का पहला यथार्थवादी विचारक इनको माना जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण काल का पहला यथार्थवादी विचारक जो है मसाशियो को माना जाता है, ठीक है। तो बड़े महत्वपूर्ण हैं ये नाम, ठीक है। इसके अलावा एक टिशियन का नाम भी मिलता है, टिशियन का नाम, है ना, जिन्होंने बड़ी गजब की जो है रचनाएं की थी, वर्जिन की कल्पना, है ना, और दस्ताने पहने हुए आदमी, वेसीली, ऐसे कोई नाम जो है रचनाएं की थी। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा टिशियन, ठीक है, टिशियन, ठीक है। टिशियन की जो रचनाएं हैं उसमें मैं यहाँ पे लिखना, एक तो वेसीली है ना, क्या है, वेसीली या वेसेली, है ना, वेसेली या वीसीली, ठीक है। और वर्जिन की कल्पना, वर्जिन की कल्पना, ठीक है। और दस्ताने पहने हुए आदमी, दस्ताने पहने हुए आदमी, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं टिशियन की हैं, दस्ताने पहने हुए आदमी, वर्जिन की कल्पना, ठीक है। और इसको कंजम्पशन ऑफ वर्जिन भी एक इनकी रचना है, कंजम्पशन ऑफ वर्जिन, है ना, ये भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कंजम्पशन ऑफ वर्जिन, ठीक है। ये कट रहा हो तो आप देख लेना, कंजम्पशन ऑफ वर्जिन, है ना, ये है, ठीक है। तो ये टिशियन की प्रमुख रचनाएं हो गई, और मसाशियो को हमने देखा, और टिंटो रेंटो को देख लिया, है ना, फ्रेंज हॉल को देख लिया, ठीक है। एक नाम और मिलता है फ्रांजेलिको, जिसने मेडोना का चित्र बनाया था ना, फ्रांजेलिको,
ठीक है, क्या नाम मिलता है? एक फ्रांजेलिको का नाम भी मिलता है, जिसने मेडोना का चित्र बनाया था। मेडोना, ठीक है, मेडोना का चित्र बनाया। ठीक है, तो मैंने कितने सारे नाम लिखा दिए, देखो 4 तो ये कंटिन्यू हो गए थे, है ना। उसके बाद मैंने एक लिखा है 5, एक इसको मैं 5 ही नाम दूं, इसको 6 दूं, इसको 7 दे दूं, इसको मैं 8 दे दूं, और इसको मैं 9 दे दूं। तो 9-10 चित्रकारों को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और एक आधा कोई नाम आपको मिल जाए तो आप इसमें ऐड कर देना। बाकी मुझे लगता है कि मैंने इम्पोर्टेंट जो नाम है वो मैंने सारे यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, एक पेंटिंग और हमको मिलती है, मैं तुर्ची ने बनाई। तुर्ची कुछ नाम मिलता है एक चित्रकार का, तुर्ची, उसने बनाई थी एक पेंटिंग, मेडोना विद चाइल्ड, है ना। मेडोना मतलब बच्चे के साथ मेडोना का चित्र बनाया था, मेडोना विद चाइल्ड, है ना। तो इसको भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मेडोना विद चाइल्ड। ये अभी 2 साल पहले चर्चा में आई थी, न्यूज़पेपर में आया था ये, तो मैंने वहाँ से इसको एडॉप्ट किया था अपने नोट्स में। ठीक है, मेडोना विद चाइल्ड, है ना। तो ये निकोलस तुर्ची की ये रचना है ना। निकोलस तुर्ची, है ना, निकोलस तुर्ची कृत, आप समझ जाना। ठीक है, निकोलस तुर्ची कृत, इटली की थी ये ना। ये कहाँ के थे? इटली के थे, इटली के, ये ध्यान रखना। तो ये 10 नाम हो गए हैं, मैंने टोटल 10 नाम आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, निकोलस निकोलस क्या, एलेसेंड्रो तुर्ची है ये ना, निकोलस नहीं है, एलेसेंड्रो तुर्ची है। ठीक है, ये वैसे किसी पुस्तक में मैंने नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एलेसेंड्रो तुर्ची, है ना, एलेसेंड्रो एलेसेंड्रो तुर्ची है, निकोलस तुर्ची नहीं। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों हमारे पुनर्जागरणकालीन चित्रकला, जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दी है, बहुत डिटेल में गए हैं, ढेर सारे चित्रों को हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आपको इसको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। और अब जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो पढ़ेंगे हम मूर्तिकला को, और जो है संगीत वगैरह स्थापत्य को हम पूरी कर लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।